राजनीति सिर्फ नारों, भाषणों या वादों का खेल नहीं है। नहीं, उसकी कई ज्यादा गहरे मायने होते हैं। राजनीति की असल कहानी तो आंकड़ों में छुपी होती है। वो आंकड़े जो एक समाज की उम्मीदों, उसकी जरूरतों और उसकी नाराजगी को बयां करते हैं। आज हम मेघालय के वेस्ट शिलोंग की कहानी को इन्हीं आंकड़ों के आईने में देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक समुदाय का विश्वास बनाया जाता है और कैसे देखते ही देखते वो विश्वास टूटकर बिखर जाता है। शासन की कोई भी कहानी हवा में नहीं लिखी जाती। वो लोगों से शुरू होती है, वहां की मिट्टी से, उस निर्वाचन क्षेत्र की रोजमर्रा की हकीकत से शुरू होती है। हमारा ये जो विश्लेषण है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। ये लोगों की जिंदगी से, उनकी चुनौतियों से शुरू होता है, क्योंकि असल राजनीति वहीं जन्म लेती है, गलियों में, घरों में, बाजारों में। तो हमारे सामने एक ही बुनियादी सवाल है, और वो है विश्वास का। आखिर एक समुदाय का भरोसा कैसे जीता जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन सी वजहें होती हैं जिससे वो भरोसा खो दिया जाता है? चलिए, जवाब नेताओं से नहीं बल्कि आंकड़ों से पूछते हैं। इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम शहर की धड़कन को महसूस करेंगे, फिर हम आंकड़ों की जुबानी सुनेंगे, इसके बाद हम जनादेश की चीरफाड़ करेंगे, इतिहास से मिले सबक को देखेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। वेस्ट शिलोंग की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, किसी भी चुनावी रणनीति को बनाने से पहले उस जगह के समाज को, वहां की अर्थव्यवस्था को और संस्कृति के ताने बाने को समझना बेहद जरूरी होता है। यहाँ की आबादी में ज्यादातर खासी एसटी समुदाय के शहरी लोग हैं। एक ईसाई मध्यम वर्ग भी तेजी से बढ़ रहा है, जिनकी आकांक्षाएं, जिनकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक है। ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर हैं, और जब बुनियादी शहरी सेवाएं जैसे सीवेज, साफ पानी चरमराने लगती हैं, तो असंतोष बढ़ता है। केएसयू जैसे स्थानीय संगठन नौकरियों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक और चिंता की बात, महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर भी यहाँ ज्यादा है। ये सब सिर्फ सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो किसी भी राजनीतिक हवा को एक बड़े तूफान में बदल सकती हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी का एक बहुत ही गंभीर संकेत है। वेस्ट शिलोंग में सिर्फ लगभग 26% बच्चों को ही सारे जरूरी टीके लग पाए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शासन की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ी चूक को दिखाता है। ये हर नागरिक के सम्मान से जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन का अधिकार सम्मान से जीने के अधिकार का ही एक अटूट हिस्सा है। ये एक संवैधानिक मूल्य है। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। ये संख्याएं महज अंक नहीं हैं, ये मतदाताओं की आवाज है। ये उनकी कहानी है जो वो हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। ये टेबल वेस्ट शिलोंग के राजनीतिक अस्थिरता का जीता जागता सबूत है। देखिए कैसे सत्ता एक पेंडुलम की तरह यूडीपी और मोहेंद्रो रपसांग के बीच झूलती रही है। 2013 में पॉल लिंगदो जीते, 2018 में मोहेंद्रो रपसांग और 2023 में सत्ता वापस पॉल लिंगदो के पास। लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, उम्मीदवार वही हैं, बस उनकी पार्टियां बदल रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ की राजनीति व्यक्तिगत निष्ठा पर ज्यादा टिकी है, किसी पार्टी की विचारधारा पर कम। 2.2%, ये आंकड़ा है 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट शेयर का। सोचिए, जो पार्टी सिर्फ 5 साल पहले यहाँ सत्ता में थी, उसका वोट शेयर लगभग 0 हो गया। ये एक अभूतपूर्व राजनीतिक पतन की कहानी है। ये बार चार्ट उस पतन को और भी साफ तौर पर दिखाता है। 2018 में 53.7% से गिरकर 2023 में सिर्फ 2.2% पर आ जाना, ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक जमीन का खिसकना था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा वोट गया कहाँ? और इस सवाल का जवाब हमें ये डोनट चार्ट देता है। 2023 में कांग्रेस का वोट कई पार्टियों में बंट गया। यूडीपी, एनपीपी और बीजेपी 3 मुख्य दावेदार बनकर उभरे। जो मुकाबला कभी सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होता था, वो अब पूरी तरह से बिखर चुका है। और जब भी वोट इस तरह से बढ़ता है, तो एक छोटा सा स्विंग भी नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये ट्रेंड शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। पिछले 10 सालों में मतदान में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि हजारों लोग अब वोट डालने की जहमत ही नहीं उठा रहे। क्या वो व्यवस्था से निराश हो चुके हैं, या क्या उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से कुछ नहीं बदलेगा?
वजह जो भी हो, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक खतरे की घंटी है। तो इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की ओर चलेंगे। हम उन प्रणालीगत खामियों, उन सिस्टमिक फॉल्ट लाइंस का विश्लेषण करेंगे जिनके कारण ये चुनावी नतीजे हमारे सामने आए। अगर हम कांग्रेस उम्मीदवार बेथलीन डखार की बात करें तो वो पढ़ी लिखी थी, एक अच्छी वक्ता थी, लेकिन उनकी और उनकी पार्टी की कमजोरियां उन पर भारी पड़ गईं। वो पहली बार चुनाव लड़ रही थीं, उनके पास कोई विधायी अनुभव नहीं था, पार्टी का जमीनी संगठन बहुत कमजोर था और वित्तीय संसाधन भी ना के बराबर थे। तो कहानी साफ है, ये उम्मीदवार की नाकामी नहीं बल्कि पार्टी के सिस्टम की, उसके संगठन की विफलता थी। एक मजबूत उम्मीदवार भी एक कमजोर संगठन के सहारे चुनाव नहीं जीत सकता। और ये एक क्लासिक उदाहरण है कि राजनीति में कभी कोई खालीपन नहीं रहता। जैसे ही कांग्रेस का ढांचा ढहा, बीजेपी ने उस खाली जगह को बहुत तेजी से भर दिया और 20.1% वोट हासिल कर लिए। मतलब एक पार्टी की विफलता दूसरी पार्टी के लिए एक सीधा अवसर बन गई। चलिए अब थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना जरूरी है। हम इस क्षेत्र के ऐतिहासिक पैटर्न और उन पल राजनीतिक यादों को समझेंगे जो आज के फैसलों को आकार देती हैं। इस चतुर्मुख सिद्धांत के जरिए हम एक 360 डिग्री का नजरिया अपनाते हैं। अतीत की बात करें तो स्थानीय स्तर पर मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, वो आसानी से पाला बदल लेते हैं। और बाहरी तौर पर देखें तो कांग्रेस राज्य में विपक्ष में है, जिससे उसका प्रभाव और संसाधन दोनों सीमित हो जाते हैं। अब भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में स्थानीय स्तर पर पानी, सीवेज और नौकरियों जैसे बुनियादी मुद्दे ही चुनाव का रुख तय करेंगे और बाहरी तौर पर सोशल मीडिया और राष्ट्रीय स्तर की बहसों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सारे विश्लेषण से आगे बढ़कर अब हम समाधान की ओर, कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम सिर्फ समस्या नहीं बता रहे हैं, बल्कि शासन के लिए एक संरचित, एक भविष्योन्मुखी रणनीति भी पेश कर रहे हैं। ये उस खोए हुए विश्वास को फिर से बनाने का एक रास्ता है, एक ब्लूप्रिंट है। ये एक 90 दिवसीय एक्शन प्लान है। पहले 30 दिनों में जमीनी स्तर पर काम करना होगा। घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक लिसनिंग टूर आयोजित करना होगा। अगले 30 दिनों में उन शिकायतों से मिले डेटा के आधार पर एक जनता का घोषणा पत्र जारी करना होगा और टाउन हॉल बैठकें करनी होंगी। और आखिरी के 30 दिनों में तथ्यात्मक अपडेट के साथ डिजिटल अभियान को तेज करना होगा और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ गठबंधन बनाना होगा। और इस जनता के घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि वही मुद्दे जो लोगों को रोज परेशान करते हैं। पानी की किल्लत, सीवेज की समस्या, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे स्कूलों की कमी, रोजगार के घटते अवसर और महिलाओं की सुरक्षा। ये ब्लूप्रिंट सीधे तौर पर मतदाताओं की चिंताओं को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। और अंत में हम इस चर्चा को सिर्फ राजनीतिक रणनीति से ऊपर उठाकर लोक सेवा और शासन के दर्शन तक ले जाते हैं, क्योंकि जनादेश सिर्फ एक जीत नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमारा मूल दर्शन ये है, चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल उन्हें टारगेट करने के लिए किया जाए, नहीं। इसका मतलब है डेटा का इस्तेमाल बेहतर और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाने के लिए हो। ये सम्मान की बात है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर नागरिक को ये जानने का हक है कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सहमति और गोपनीयता एक जिम्मेदार शासन की नींव होती हैं। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या लगातार सुनने की एक प्रणाली राजनीति को सिर्फ हर 5 साल में होने वाले सत्ता के संघर्ष से निकालकर सचमुच की रोजमर्रा की लोक सेवा में बदल सकती है? इसका जवाब हमें और आपको मिलकर खोजना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 40 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।